तो अब हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 12 में, जिसमें हम और ऑफिस टूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स की बात की, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट के बारे में सीखा, एक्सेल के बारे में सीखा। अब मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट की ही तरह जो गूगल प्लेटफॉर्म है, उनकी भी कुछ टूल्स हैं जो हम अपने ऑफिस में या स्कूल या कॉलेज के काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन सारे टूल्स की बात करेंगे और यूज़ करके देखेंगे कि कैसे उनमें लॉग इन करके कैसे उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि गूगल में ये सारे टूल्स हैं, उसे कहते हैं गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप देखेंगे कि कई तरह की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गूगल वर्कस्पेस में कई सारे ऐप्स आते हैं, जैसे कि जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल मीट, गूगल फॉर्म्स वगैरह, जो दुनिया भर की ऑफिसेस, स्कूल्स और कई सारे संस्थाओं में यूज़ हो रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ऐप्स पर बनाए गए किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जैसे डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन कुछ भी, जिस पर एक ही साथ कई सारे लोग एडिटिंग कर सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस को ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी ऑफिस की फाइल्स, ऑफिस की प्रेजेंटेशंस, शीट्स सब एक जगह पर आप एक अकाउंट से यूज़ कर सकते हैं और एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। और गूगल वर्कस्पेस को आपके अकाउंट्स को एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करते हैं। जबकि बात करें आपके स्टैंडर्ड फ्री जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट की, तो वो आप पर्सनल लेवल पर क्रिएट करते हैं और उसे पर्सनल लेवल पे मैनेज करते हैं। गूगल वर्कस्पेस अपने यूजर्स को परमिशन और सहूलियत देता है कि वो अपने कंपनी के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से गूगल वर्कस्पेस के अरेंजमेंट को चेंज कर सके। और यहाँ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये सहूलियत होती है कि वो अपने ऑफिस से रिलेटेड जो सेंसिटिव डेटा है उसे ऑफलाइन भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर आइटम्स या फिर आपके ड्राइव फाइल्स। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप कई सारे ऐसी शॉर्टकट्स देखेंगे जो इन वर्कस्पेस यानी कि इन ऐप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि काम और जल्दी और आसानी से हो। जैसे इनमें से एक है कि अगर आप ब्राउज़र में जाकर URL बॉक्स में cal.new टाइप करके सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली एक नया गूगल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए doc.new लिखकर सर्च करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट की फाइल खुल जाएगी जिसे आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ये गूगल वर्कस्पेस पे कौन कौन से ऐप्स आते हैं। सबसे पहले आता है जीमेल, जो कि आप भी ज़रूर यूज़ करते होंगे। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ईमेल ऐप है। दूसरा है कैलेंडर, मीटिंग्स और टास्क शेड्यूल करने के लिए ये ऐप यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा है चैट एंड स्पेसेस, टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। फिर आता है ड्राइव। ड्राइव एक प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज है जो एज अ यूज़र आपको परमिशन देता है ताकि आप किसी के साथ भी फाइल्स शेयर कर सके। फिर उसके बाद डॉक्स पर आप कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जिसमें बाकी लोग भी जुड़कर सेम फाइल में ही एडिट कर सकते हैं। फिर आते हैं शीट, सेम डॉक्स की तरह इस पर शीट्स बनाई जाती है। उसके बाद स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फॉर्म्स, आप जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं किसी भी चीज़ की, वैसे फॉर्म्स और सर्वे आप इस एप्लीकेशन से खुद क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कीप, यहाँ पर आप अपने ऑफिस के काम से रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं। फिर आता है साइट्स, इस पर वेबसाइट बनाए जाते हैं। और उसके बाद करंट, इसे सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऐप के बारे में जानते हैं, जो कि है गूगल डॉक्स। ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर ऐप है जिस पर आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ये मान लीजिए कि अगर हम बाकी एप्लीकेशन के साथ तुलना करें तो ये सबसे ट्रस्टेड सोर्स है वर्ड फाइल बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम पे गूगल डॉक्यूमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरा गूगल अकाउंट जो है वो खोल लिया है और यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल आइकन जो है उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे
तो ऐसे कुछ डॉट्स बने हुए हैं, ये इसे ऐप लॉन्चर कहते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे गूगल से रिलेटेड जो भी ऐप्स हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो हमें यूज़ करना है डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हमने गूगल डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देखिए एक प्लस का साइन है और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो एक नई फाइल बनाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया और आप देखिए कि ये डॉक्यूमेंट फाइल आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो समझिए कि ये जो सारे टूल्स आप ऊपर देख रहे हैं, अंडू करने का सेटिंग, फिर प्रिंट करने का, ग्रामर चेक करने का, ये सारे जो भी टूल्स हैं आपको एडिटिंग में काम आएंगे। समझिए मैंने लिखा मेरे टॉपिक का हेडिंग और यहाँ पर इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए या कुछ भी एडिट करने के लिए आप ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल को। उसके बाद यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप इसमें ऐसी कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप जैसा चाहे वैसा डॉक्यूमेंट इस पर बना सकते हैं और जैसे चाहे वैसी एडिटिंग कर सकते हैं। आगे आपको और ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिस पर अगर कोई इस डॉक्यूमेंट पर किसी लिंक को आपको जो है स्पेसिफाई करना है तो ये वो ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आप जाकर एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये चारों ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे लाइन और पैराग्राफ्स की स्पेसिंग की सेटिंग दी गई हुई है। यहाँ पे आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। फिर इससे आप बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप जो भी पॉइंट्स ऐड करेंगे वो बुलेट के रूप में डॉक्यूमेंट में प्लेस होगी। उसके बाद नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग का शॉर्टकट है। और इसके साथ जो है आप हर तरह से एकदम एडवांस लेवल एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर समझिए आपको अपने पेज का जो है मार्जिन का जो सेटअप है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो इससे चेंज करने के लिए आपके पास एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है। यहाँ पर आप फाइल पर क्लिक करें सबसे पहले ऑप्शन पे और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखिए एक पेज सेटअप का ऑप्शन है। इस पेज सेटअप को क्लिक करें और यहाँ देखिए ये पूरा जो सेटिंग है पेज के मार्जिन को चेंज करने का वो आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप, इन दोनों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करें। समझिए मैंने लैंडस्केप किया और यहाँ पर मार्जिन आप कितना चाहते हैं, कितने सेंटीमीटर्स का डिफरेंस हो, तो समझिए मैंने यहाँ पे टॉप में कर दिया 5 और बॉटम में कर दिया 5, इस तरीके से। और फिर पेपर साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, पेपर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और फिर आप ओके दबाएंगे तो देखिए उस हिसाब से पेज की जो मार्जिन है और जो साइज़ है वो आपने इजीली चेंज कर दी। तो ऐसे ही आप देखिए कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना शुरू करेंगे अपने ऑफिस पर्पस के लिए या कोई भी काम के लिए, तो आप हर तरीके से डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसे और थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर सकते हैं। इवन आप साइज़, स्ट्रक्चर, सब कुछ इस ऐप के द्वारा आप कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर पाते थे।
अब बढ़ते हैं हमारी अगली गूगल ऐप की तरफ, जिसका नाम है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही है, जिस पर आप न्यूमेरिक डेटा की शीट कॉलम्स और रोज में बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस रन कर सकते हैं। तो गूगल शीट एक्सेस करने के लिए अपना गूगल पेज ओपन करें। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं हमारे गूगल पेज पर। यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे, किस पर जाएंगे? ऐप लॉन्चर पर। इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप ढूंढिए गूगल शीट्स। देखिए यहाँ पर आपको डॉक्स के बगल में शीट्स दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहली हमारी स्प्रेडशीट बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये हमारी शीट की फाइल खुल गई। अब ये स्प्रेडशीट पर आप हर तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा की कैलकुलेशंस आप रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इस फाइल को रीनेम कर देते हैं। तो अब हमारा गूगल स्प्रेडशीट यहाँ पे खुल गया है। तो देखिए कि हमने हमारे फाइल को यहाँ पर रीनेम कर दिया है चैप्टर 1 से। आप चाहें तो उसे वापस रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी। हमने चैप्टर 12 डाल दिया यहाँ पर और हम यहाँ पर रोज और कॉलम्स में हमारे डेटा को एंटर कर सकते हैं। समझिए जैसे कि मैं एक क्लास की डेटा बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, फिर उसके बाद समझिए एज, जेंडर, रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो इस तरीके से आप देखिए शीट्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि रोज़ में मैं जो भी डेटा एंटर करना चाह रही थी मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद समझिए यहाँ पर आप डेटा एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हमने डाल दिया सारा डेटा। समझिए यहाँ पर हम इसमें डेटा को एंटर करेंगे और उसके बाद आप ऐसे सारे डेटा को एक साथ एक जगह पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं ऐसे कर आपको जल्दी जल्दी दिखाने के लिए कोई भी डेटा अभी एंटर कर देती हूँ। उसके बाद समझिए हमने जो है इनके मार्क्स एंटर किए और फिर इस तरीके से आप हर तरह का डेटा यहाँ पर गूगल शीट पे बना सकते हैं, यानी कि हमारे गूगल स्प्रेडशीट पर, और कैलकुलेशंस रन कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्स में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे टेक्स्ट को एडिट करने का, वैसे ही आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कि आप सिलेक्ट कर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया, टेक्स्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं। इवन जैसे इससे पहले हमने गूगल डॉक्यूमेंट्स में किया, वैसे ही हम यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं और जो है टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। प्लस हम यहाँ से पेज की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। और यहाँ से वही सेम चीज़ हम सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आप इस फाइल को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ या फिर ईमेल पर भेज सकते हैं। इस स्प्रेडशीट को डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में या फिर ओपन डॉक्यूमेंट में, या फिर इसकी एक PDF बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कोई और किसी और फोल्डर में मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसमें जो आपने इससे पहले जो एडिटिंग की थी उन वर्जन्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस फाइल को कैसे किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं समझिए ये जो रिस्ट्रिक्टेड है ये बताता है कि कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है।
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी इस फाइल को ओपन करे, तो इसलिए मैंने एनीवन विद द लिंक कर दिया है और एज अ व्यूअर उनको रखा है यहाँ पर। और यहाँ से आप इस स्प्रेडशीट की लिंक कॉपी कर सकते हैं और फिर जिसे चाहे उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये था एक आसान तरीका कि कैसे आप स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही प्रोडक्टिव एक टूल है जो आपको हर तरह के ऑफिस के काम में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की तरफ। अब जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि आप गूगल वर्कस्पेस में गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी सर्वे होता है या आप कोई ऑनलाइन सर्वे लेते हैं तो उसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें आप कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर उस फॉर्म को सबमिट करते हैं। अब ये फॉर्म आप खुद से अपने गूगल अकाउंट पे बना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। तो आप अपने गूगल वर्कस्पेस पे जाएंगे, यहाँ पर मैंने अपना गूगल अकाउंट खोल दिया है और यहाँ पर हम वापस जाएंगे हमारे ऐप लॉन्चर पर। तो इस पे आप क्लिक करें, यहाँ पे नीचे आए ऐसे और देखें कि यहाँ पर फॉर्म्स का ऑप्शन है। इस फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करें। अब हमारे सामने हमारी गूगल फॉर्म्स की जो पेज है वो ओपन हो गई है और यहाँ से हम एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करके। हाँ जी, अब ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ से आप फॉर्म को रीनेम करें। समझिए ये फॉर्म हम बना रहे हैं कोई हेल्थ सर्वे पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फॉर्म को रीनेम कर दिया और फिर उसके बाद समझिए आपने कोई डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि जो भी आपने इसमें आपके फॉर्म के बारे में आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी और यहाँ से जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन है, यानी कि आपके सर्वे में आप कौन सा क्वेश्चन डालना चाहते हैं यहाँ से आप एंटर करेंगे। जैसे समझिए ये हेल्थ सर्वे है तो मैंने डाल दिया कि what time do you have your breakfast, ठीक है। अब इसमें मैंने ऑप्शन डाल दिया। ऑप्शन 1 में 7 AM, ऑप्शन 2 में आपने यहाँ पे डाल दिया 9 AM, यहाँ पे ऑप्शन 3 में आपने डाल दिया 11 AM। ऐसे इस तरीके से आप इतने सारे ऑप्शंस, मतलब चाहे जितने चाहे ऑप्शंस को भी क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। अब समझिए आपको ये जो लिंक है, ये फॉर्म के लिंक या ये फॉर्म आपको भेजना है, तो अगर आप ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस इंसान का ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। जैसे समझिए मैं खुद को ही ईमेल भेजती हूँ। यहाँ से देखिए मेरा ईमेल अकाउंट डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके ये फॉर्म मुझे अब शेयर हो जाएगी और यहाँ पे फॉर्म को इंक्लूड करने का ऑप्शन हमने कर दिया। तो यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड देखिए सेंड का ऑप्शन है, तो सेंड करेंगे, ये फाइल सेंड हो जाएगी, ये फॉर्म शेयर हो जाएगी उनके साथ। प्लस आप यहाँ से इस फॉर्म की लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है, साथ ही ये URL जो ये लिंक है इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। समझिए अगर आपको ये लिंक बड़ी है पर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप यही लिंक को कॉपी कर सकते हैं या तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये लिंक को कॉपी भी कर लिया, तो अब मैं चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिसे चाहे उसे ये लिंक शेयर कर सकती हूँ और फिर हमने जो है ये फॉर्म को शेयर कर दिया है। अब आप यहाँ पे कैंसिल पे आए और यहाँ पे आपने जो फॉर्म्स, यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, जैसे जिन लोगों ने इस फॉर्म को ओपन किया होगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, उसके रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पर इस पेज पर दिखेंगे रिस्पॉन्सेज में।
और यहाँ से आप सेटिंग्स में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए सेटिंग्स में यहाँ पे है कि मेक दिस अ क्विज, असाइंड पॉइंट वैल्यूज, सेट आंसर्स एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक। आप यहाँ से ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सेज में मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। तो रिस्पॉन्सेज आप कैसे चाहते हैं, तो या तो आप उनका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो ऑप्शन है। फिर आप चाहें तो यहाँ से सारा जो भी है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा, हमने फॉर्म क्रिएट किया और अब जब चाहे जिसे चाहे उसे ये फॉर्म शेयर कर सकते हैं। अब आप अपने इस फॉर्म के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो फॉर्म बनाया था वो यहाँ पर दिख रहा है और आप जब चाहे इस फॉर्म में आकर इसे क्लिक कर कर एडिट कर सकते हैं और यहाँ से रिस्पॉन्सेस चेक कर सकते हैं। तो है ना काफ़ी कूल। अब हम हमारे अगली तरफ की गूगल ऐप की तरफ पढ़ते हैं जिसे कहते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव समझिए एक क्लाउड स्टोरेज है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने फ़ोन का या आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर सिस्टम का सारा डेटा इस ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं और इस ड्राइव पे आपका सारा डेटा सेफ और सिक्योर रहता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि गूगल ड्राइव पे आपने जो भी फाइल्स अपलोड की हैं उनको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो जब चाहे तब उस फाइल को उस लिंक के थ्रू ओपन करके देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं गूगल ड्राइव को यूज़ करने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर मेरा गूगल पेज ओपन है और हम यहाँ पर ऐप लॉन्चर पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे गूगल ड्राइव पर। ये हमारा गूगल ड्राइव ओपन हो गया है। आप जब ओपन करेंगे तो पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स अगर आपने बनाए हैं तो यहाँ पर आपको फोल्डर्स की लिस्ट दिखेगी। और सबसे पहला सेटिंग हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करें तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, ये सारे ऑप्शंस। तो हम शुरू करते हैं एक नया फोल्डर बनाने से, ठीक है। तो मैंने समझिए फोल्डर पे क्लिक किया और मैं एक फोल्डर बना रही हूँ बर्थडे, ठीक है। इस नाम से हमने एक नया फोल्डर बनाया और क्रिएट पर जाकर ये फोल्डर बन गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रही है। अब समझिए कि मुझे इस फाइल में इस पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ 2-3 ऐसे इमेजेस या 2-3 ऐसे वीडियोस हैं जो इसमें स्टोर करने हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वापस हम न्यू पर जाएंगे और नीचे जो ऑप्शन है फाइल अपलोड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर अगर आप इसको अपने फ़ोन पर खोल कर देख रहे हैं तो सारे आपके फ़ोन में जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा आपको आपके सामने दिखेगा। मैं इसे लैपटॉप पे यूज़ कर रही हूँ तो मेरे लैपटॉप पे जो भी डेटा है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए मुझे ये वाली फ़ाइल अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ से एक बार इस पर टैप किया, इसे सिलेक्ट किया और फिर ओपन पे क्लिक किया। अब ओपन पे क्लिक कर रही हूँ तो फिर देखिए यहाँ पे ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। मतलब यहाँ पे स्टोर हो गई है। अब समझिए मुझे इसको बर्थडे वाले फोल्डर में मूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर हम 3 डॉट पर गए और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में आइए और देखिए लिखा है ऑर्गेनाइज में जाकर आप मूव पे क्लिक करें और जैसे कि मुझे इसको बर्थडे में मूव करना है तो यहाँ पे बर्थडे का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे मैंने कर दिया मूव। अब इससे क्या होगा कि जो मैंने मेरे डेटा में से जो फाइल अपलोड की थी वो मेरे बर्थडे वाले फोल्डर में स्टोर हो गई होगी। देखिए यहाँ पे इस फोल्डर में ये वीडियो यहाँ पर आ गई है। अब फॉर एग्जांपल समझिए मुझे एक पूरी फोल्डर भी अपलोड करनी है, ना कि बस एक फाइल या बस एक वीडियो या इमेज, पर मुझे पूरी फोल्डर अपलोड करनी है। तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा, पूरा फोल्डर अपलोड करने का। हम इस पर क्लिक करें
तो ये पूरा फोल्डर है कैप्चर्स नाम से, यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ देखिए अपलोड हो गई है और यहाँ पर बर्थडे वाली फाइल में हमारा दोनों फाइल्स यहाँ पे अपलोडेड है। अब कुछ और सेटिंग्स चेक करते हैं, चलिए। तो अब हम बैक गए और यहाँ पर देखिए हर एक फोल्डर में आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शंस। जैसे कि बर्थडे वाले में हम अगर क्लिक करें तो इसमें ऑप्शन है कि आप इस फोल्डर को किसके साथ ओपन करना चाहते हैं, या समझिए आपको इस पूरे फोल्डर को अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझिए मैंने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ से ये डाउनलोड हो रही है। समझिए मुझे यहाँ से इसे रीनेम करना है, यानी कि मुझे इसके नाम को चेंज करना है, तो मैं रीनेम भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने बर्थडे से बर्थडे 1.0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फोल्डर की नाम भी चेंज कर दी। अब समझिए मुझे इसे किसी के साथ शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए दो ऑप्शंस है। या तो मैं यहाँ पर जाकर उनका जो ईमेल एड्रेस है वो डाल सकती हूँ, जिससे ये फाइल उनके साथ शेयर हो जाएगी। और मैसेज भी लिख सकती हूँ कि हाय प्लीज़, जैसे कि मैसेज लिख सकती हूँ कि हाय प्लीज़ चेक दिस फोल्डर। ठीक है, और मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। अब यहाँ देखिए एक और है कि समझिए आप अगर चाहते हैं कि जिसे भी आप ये फोल्डर शेयर कर रहे हैं वो बस उसे देख पाए पर उसमें कुछ भी एडिट ना कर पाए, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा व्यू करने का, कि जिसमें वो उसे बस देख पाएंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई ऑल्टरेशन नहीं कर पाएंगे फोल्डर में। या आप चाहते हैं कि वो कुछ कमेंट्स ऐड करें तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप उनको परमिशन देना चाहते हैं एडिट करने की तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ से, अब ये जो नेहा है इनको ये फाइल रिसीव हो जाएगी अपनी ईमेल पर, और जब वो अपना जीमेल खोलकर देखेंगे तो उन्हें ये फाइल उस मेल में दिखेगी। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा ऑप्शन क्या मैंने बताया था कि शेयर पे जाके एक तो हम शेयर कर सकते हैं, यानी कि उन्हें ये फाइल ईमेल पर भेज सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप इसकी लिंक कॉपी कर सकते हैं और इस लिंक को कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। समझिए आप उनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं या व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, तो वहाँ जाके आप बस इस लिंक को पेस्ट करिए, वो वहाँ पे उनके साथ शेयर हो जाएगी। अब इसमें और ऑप्शंस देखिए क्या मिलता है आपको फोल्डर में। ऑर्गेनाइज करने का, फोल्डर की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि डिटेल्स क्या हैं, तो इसमें आपको दिखेगा कि किसके पास इस फोल्डर का एक्सेस है, तो यहाँ पे उनके नाम दिख जाएंगे। फोल्डर की लोकेशन आपको दिखेगी और इसे कब ओपन किया गया था, कब मॉडिफाई किया गया था लास्ट, और कब इसे बनाया गया था, उसकी इंफॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पे एक्टिविटी आपको पता चल जाएगा कि आपके फोल्डर के साथ कौन सी एक्टिविटी की गई है। जैसे समझिए मैंने ये फोल्डर अभी इसे इस फोल्डर से इस फोल्डर में मूव किया था, तो वो एक्टिविटी बता रहा है। ये बता रहा है कि यू क्रिएटेड एन आइटम इन माई ड्राइव 1, यानी कि मैंने अपने गूगल ड्राइव पे 1 नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, तो वो एक्टिविटी दिख रही है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आप फाइल्स को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मूव टू बिन कर देंगे तो ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया है। और फिर आप यहाँ पे आएँ, अगर हम होम पे आएंगे तो आपको सारी फाइल्स यहाँ पर दिखेगी। यहाँ से आप या तो फाइल्स के ऑप्शन पे, अगर आप फाइल्स को देखना चाहते हैं पर्टिकुलर हर एक फाइल्स को, तो ये यहाँ से सिलेक्ट करें। फोल्डर्स को चेक करना चाहते हैं कि बस जो फोल्डर्स बने हुए हैं बस वो दिखें, तो आप फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी की भी मेल आईडी सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन एसोसिएटेड है उन फोल्डर के साथ। और फिर यहाँ पर आप
माई ड्राइव में सारे आपके फोल्डर्स और फाइल्स एक साथ दिखेंगे। फिर अब इसमें शेयर विथ मी में आपको वो फोल्डर्स दिखेंगे या वो फाइल्स दिखेंगी जो आपने खुद क्रिएट नहीं किए हैं, पर आपको किसी ने शेयर किया है, आपके ऑफिस में किसी ने शेयर किया है या आपके किसी दोस्त ने शेयर किया है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे समझिए आपने कोई फोल्डर को अगर स्टार कर रखा है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। फिर आपने जैसे कोई फोल्डर डिलीट की है, जैसे हमने अभी 2 मिनट पहले 1 नाम का जो फोल्डर था उसे डिलीट किया था, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसे हम परमानेंटली यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट फॉर एवर करके। तो ये हमेशा हमेशा के लिए इसका नामो निशान हमारे गूगल ड्राइव से मिट जाएगा। अब समझिए गूगल ने आपको ये प्रोडक्ट दे दिया है कि आप यहाँ पे अपनी फाइल्स और डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पर इसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप फ्री में फाइल्स बस 15 GB तक ही इस पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अपना यहाँ पे स्टोरेज वाला ऑप्शन खोला हुआ है और मेरे पास 15 GB हैं, जिसमें से मैंने बस 25 MB यूज़ किया है, तो मेरे पास काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप और फाइल्स अपलोड करें और स्पेस इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि मेरे गूगल ड्राइव ने कितना स्पेस यूज़ किया है। ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है गूगल ड्राइव का। फिर ये जो येलो पार्ट है वो बता रहा है कि गूगल फ़ोटोज़ में कितने फाइल्स अपलोड किए गए हैं, मतलब कितना स्पेस यूज़ हुआ है। फिर रेड वाले पार्ट में आपको दिखेगा कि कितना जीमेल यूज़ हुआ है। तो ये था बेसिक स्टोरेज, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ से अननेसेसरी जो स्पेस है उसे भी थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं इस क्लीन अप स्पेस में जाकर। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर ड्राइव में अभी मैंने कोई ज़्यादा कोई फाइल्स अपलोड नहीं की है इसलिए नहीं दिख रहा है, पर देखिए इसने बता दिया है कि लार्ज आइटम्स आपके कितने सारे हैं इस ड्राइव पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए मुझे इनमें से कोई भी फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाकर तुरंत रिव्यू एंड क्लीन अप पे ऑप्शन पे क्लिक करके इन फाइल्स को सिलेक्ट करके, जैसे एक ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, फिर ये सिलेक्ट कर लिया, जो भी फाइल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उसे डिलीट पे जाके क्लिक करके उसे परमानेंट बेसिस पे, मतलब देखिए गूगल आपको बता रहा है कि दिस विल परमानेंटली डिलीट योर फाइल्स, कोलैबोरेटर्स विल ऑल्सो लूज एक्सेस। यानी कि आप जो फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट कर रहे हैं वो आपके अकाउंट से तो डिलीट होगी ही, पर साथ ही साथ उनके अकाउंट से भी डिलीट होगी जिनको आपने इस फाइल्स को शेयर किया है। तो ये बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये फाइल्स परमानेंट बेसिस पे डिलीट हो जाते हैं, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं परमानेंटली डिलीट पे क्लिक करूँगी और देखिए वो अननेसेसरी फाइल्स थे वो डिलीट हो गए। और अब मेरे ड्राइव पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा स्पेस भी मुझे मिल गया है। तो इसमें बता रहा है कि यू हैव गॉट 15 GB ऑफ स्टोरेज, यानी कि जो स्पेस 25 MB जो भी यूज़ हुआ था वो क्लियर हो चुका है। और फिर देखिए समझिए फॉर एग्जांपल आपकी 15 GB फाइल, जो आपकी 15 GB स्पेस है वो यूज़ हो गई है, और अगर आप चाहते हैं कि आप और स्पेस इसमें लाना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट मोर स्टोरेज में मंथली और एनुअल प्लान दिया गया है, जिसमें आप एक्स्ट्रा स्पेस परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप गूगल ड्राइव टूल को एक्सप्लोर करें और इसकी हर एक फीचर्स को यूज़ करें। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे गूगल ऐप की तरफ, जिसका नाम है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स पर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखा, ठीक है। अब बस फ़र्क इतना है कि ये प्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने वेब ब्राउज़र में जाके इसे सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो ऑनलाइन उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस वो करते रहेंगे वो आपको भी दिखते रहेंगे। तो देखते हैं कि गूगल स्लाइड्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है
मैंने अपना गूगल पेज खोल दिया है और यहाँ पर हम वापस जाएंगे हमारे ऐप लॉन्चर पर। तो हम ऐप लॉन्चर पर गए और यहाँ पर गूगल स्लाइड्स देखिए, ये रहा। इस आइकन पे क्लिक किया, गूगल स्लाइड्स हमारे सामने ओपन हो गई है और अब हम ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और देखिए ये रहा लेआउट पूरा गूगल स्लाइड्स का। तो यहाँ पे आप सारे एडिटिंग जैसे समझिए, यहाँ पे टाइटल ऐड किया हमने, कर दिया हेल्थ सर्वे के ऊपर कुछ बना रहे हैं और यहाँ से अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन है, इससे आप नाम दे सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है इसे नेम कर दिया और यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंटेशन से लेकर सारे एडवांस से लेकर बेसिक टूल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट करना, यहाँ से टेम्पलेट्स सिलेक्ट करना। जैसे देखिए थीम्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से जो इसके टेम्पलेट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। मैंने समझिए ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली, फिर या तो फिर ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली। इस तरीके से आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं और आप जैसे जैसे समझिए, मैंने यहाँ पर ऐसे किया, फिर सेकंड पेज के लिए तो अब देखिए, अगर आप समझिए आपने अपना फर्स्ट जो पेज है प्रेजेंटेशन का वो क्रिएट कर लिया है, अब आप चाह रहे हैं कि आप दूसरे पेज पे जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए प्लस आइकन है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप जितने चाहे उतने पेजेस ऐड कर सकते हैं। समझिए हमने ये फर्स्ट पेज बनाया, सेकंड पेज में हम स्पेसिफिक समझिए कुछ भी हमने लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया इस हिसाब से। फिर हम सारे इसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितने पेजेस आप चाहें उतने पेजेस आप बना सकते हैं। इसके डिज़ाइन जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, सारा टेक्स्ट ऐड करने के बाद भी। और हाँ जी, इतना इजी है एक प्रेजेंटेशन बनाना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गूगल ऐप की तरफ, जिसका नाम है गूगल कीप। अब इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल नोट्स बना सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे एक्सेस कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे जाके ऐप लॉन्चर और ऑन किया और यहाँ पर आप देखें कीप नाम से जो ये ऐप है इसको ओपन करें। ये ओपन हो गया और यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात ये है कि आप किसी भी टाइप का नोट बना सकते हैं। समझिए मैंने यहाँ पे लिखा थिंग्स टू बाय, टाइटल बना दिया और नोट में मैंने पहला नोट बना दिया कि वाटर बॉटल, फिर कुछ भी ऐसे आपने चीज़ें लिख दी, यहाँ पे टाइप कर दी और फिर इसे आप किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे समझिए आपने जो नोट बनाया है इसका आप एक रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं, जिससे ये ऐप आपको फ़ोन पे आपको रिमाइंड कर दे, आपको रिमाइंडर भेज दे एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कि आपको ये टास्क करने हैं। तो यहाँ से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, या तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि आज 8 बजे ये रिमाइंडर आपको आ जाए, या कल सुबह 8 बजे आपको रिमाइंडर आ जाए, या नेक्स्ट वीक मंडे को 8 बजे रिमाइंडर आ जाए। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप जाके अपना खुद का जो है डेट और टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो वैसे आपका रिमाइंडर सेट हो गया। फिर आप ये जो नोट है आप इसमें किसी को भी एज ए कोलैबोरेटर
ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये नोट आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसे एक्सेस कर पाए और इसे यूज़ कर पाए और चेंजेस कर पाए। तो एक सेकेंड ऑप्शन ये आपको मिल जाता है, बढ़िया। फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर्स के, अलग अलग पैटर्न्स के यहाँ पे बैकग्राउंड्स हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जो इंटरेस्टिंग है। फिर इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, ऐड इमेज, कोई भी इमेज ऐड कर दिया और फिर आपके नोट के साथ वो इमेज प्रोसेस होकर आपके नोट में ऐड हो जाती है। और यहाँ से आप बाकी सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोट को डिलीट करना हो तो यहाँ से कर लीजिए, फिर नोट की कॉपी बनानी हो या फिर इस नोट को एक गूगल डॉक्यूमेंट में कॉपी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको गूगल कीप में मिल जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई नोट आप डिलीट करना चाहते हैं या वापस एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करिए और इसे डिलीट कर दीजिए, तो ये आपके इस स्टोरेज में से डिलीट हो जाएगी। फिर अगर समझिए आपको ये भी डिलीट करना है तो मैंने ये भी डिलीट कर दिया। और इतने आसान तरीके से आप गूगल कीप पे कोई भी नोट एडिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करिए अगर आपकी आदत है कि आप हर चीज़ों की नोट्स बनाते हैं पेपर पर या कहीं कॉपी पर, तो ये डिजिटली आप इस पे स्विच करिए और देखिए कि ये आपके लाइफ को कितना आसान बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगली गूगल ऐप की तरफ, जिसका नाम है गूगल कैलेंडर। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने टास्क और इवेंट्स की रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गूगल कैलेंडर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप ऐप लॉन्चर पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कैलेंडर का ऑप्शन है। इस कैलेंडर के ऑप्शन को क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गूगल कैलेंडर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है कि आप आगे आने वाले फ्यूचर में या फिर आज के कोई भी टास्क या रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए आज से 10 दिन बाद मुझे कोई इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट अटेंड करना है। अब जनरली क्या है कि मुझे 10 दिन बाद वो चीज़ याद रहे ना रहे या फिर मुझे कहीं लिखना होगा, इससे अच्छा आप इसमें वो रिमाइंडर, वो इवेंट का रिमाइंडर सेट कर दें, जिससे आपको उस दिन आपका खुद गूगल अकाउंट आपको एक रिमाइंडर भेज देगा कि नेहा आपका इवेंट आज है, आपको 12 बजे ये इवेंट अटेंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझिए आप उस डेट को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप रिमाइंडर या टास्क ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे समझिए मैंने 21 तारीख चुनी है जहाँ पे मैं रिमाइंडर ऐड करना चाहती हूँ। मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पे इवेंट के ऑप्शन में मैंने यहाँ पे डाल दिया इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये रिमाइंडर का टेक्स्ट है और संडे का दिन है। यहाँ पे मैंने टाइम ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइम ऐड कर दिया 5:30 बजे। और फिर यहाँ पे एक ऐड गेस्ट नाम से एक ऑप्शन भी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर ऑफिस में काम करने वाले आपके कलीग्स, उनकी ईमेल आईडी को मेंशन करके आप एक बार उन्हें ऐड करेंगे इसमें, तो उनके पास भी ये जो रिमाइंडर है उनके कैलेंडर में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भी एक रिमाइंडर रिसीव कर पाएंगे और फिर यहाँ जाके आप इसे सेव कर दें। देखिए ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। तो यस, मैं इन्विटेशन ईमेल्स सेंड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंड क्लिक करूँगी और फिर ये इवेंट जो 21 तारीख की है यहाँ पे सेट हो गई है और मुझे इस दिन रिमाइंडर आ जाएगा। आप समझिए कि मुझे उसी दिन कोई 2-3 ऐसे टास्क हैं जो मुझे करने हैं और मैं ना भूलूं, इसके लिए मैं यहाँ पे वो टास्क भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे डेट पे सिलेक्ट किया, इससे वापस ऐसे टाइप किया और यहाँ पे देखिए टास्क का ऑप्शन है। एक तो हो गया इवेंट का ऑप्शन और दूसरा हो गया टास्क का ऑप्शन। तो टास्क पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कार वॉश।
मैंने कार वॉश का डाल दिया है और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो टाइम डाल सकती हूँ अपने हिसाब से। मैंने 9 AM डाल दिया और इसे सेव कर दिया। अब इसी तरीके से मैं उसी सेम डेट में बहुत सारे टास्क डाल सकती हूँ, जिससे कि आपको एक फ़ोन पर रिमाइंडर मिल जाता है। जैसे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं कोई भी ऐप्स के, व्हाट्सएप के, वैसे ही गूगल कैलेंडर आपके फ़ोन पर ये सब नोटिफिकेशंस भेजेगा कि आपने आज के दिन ये सारे इवेंट्स या टास्क अपने गूगल कैलेंडर पे ऐड कर रखे थे। और इस तरीके से आप इस ऐप का, इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत ईजिली आपके टास्क को पूरे मंथ के लिए अलाइन करने में हेल्प करता है। अब समझिए कि आपको कोई टास्क है जो आपको लग रहा है कि आपने गलत ऐड कर दिया है और आपको उसको एडिट करना है, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार वॉश को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एडिट में जाके, एडिट टास्क में जाकर यहाँ पर मैंने कार वॉश को हटा के कुछ और टास्क ऐड कर दिया और इसे फिर सेव कर दिया। अब मुझे समझिए इसी टास्क की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे वापस क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। अब ये टास्क डिलीट हो गया। तो इतनी आसानी से देखिए आप अपने पूरे महीने का जो है टास्क क्रिएट कर सकते हैं। अब समझिए आपको लग रहा है कि ये पूरे महीने का एक साथ मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा है, कैसे करें ऑर्गेनाइज, समझ नहीं आ रहा। तो एक इसका बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही सही कन्वीनियंट ऑप्शन है कि यहाँ पर एकदम ऊपर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डे के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है अगर आपको कैलेंडर को, कि ये किस तारीख का आ गया, तो किस तारीख के हिसाब से 8 AM, 9 AM, 10 AM सारा हर घंटे का आप इसमें जो है हिसाब लिख सकते हैं। उसके बाद डे नहीं रखना है तो फिर आप वीकली क्या कर सकते हैं, आपके सामने ये पूरा वीक का लेआउट आपके सामने दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद समझिए वीक भी नहीं करना तो मंथ का ऑप्शन भी है, मंथ भी नहीं ईयर का चाहिए तो ईयर का ऑप्शन भी है। इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं, या फिर 4 दिन का ऑप्शन। तो ये हो गया हमारे टास्क को ऑर्गेनाइज करने का। और फिर हम वापस आते हैं डेज पर। और फिर समझिए कि आप चाह रहे हैं कि कोई भी टास्क को मतलब अगर समझिए कि आपने आज कोई टास्क डाल रखा था, आज यहाँ पर 13 तारीख है और आपने 13 तारीख में कोई टास्क डाल रखा था जो आप मेंशन करना चाहते हैं इसमें कि वो टास्क कंप्लीट हो गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे समझिए मैंने आज टास्क डाल दिया, एक कोई भी टास्क कार वॉश ही डाल दिया और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो मैंने अभी टास्क आज के दिन जो था कंप्लीट कर दिया। तो इसे यहाँ से हटाने के लिए, ताकि ये टास्क पेंडिंग ना रहे, ताकि ये टास्क मुझे, इस टास्क का पेंडिंग नोटिफिकेशन मुझे कल परसों हर बार ना आए, उसके लिए मैं इस पर क्लिक करके इसे मार्क कंप्लीटेड पे क्लिक कर सकती हूँ। जिससे क्या होगा, ये टास्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पूरा जो स्केड्यूल है वो क्लीन नज़र आएगा और एक्स्ट्रा टास्क नहीं दिखेंगे। वैसे ही समझिए यहाँ पे 20 तारीख में मैंने 2 दिन ऐसे कुछ टास्क और इवेंट ऐड कर रखे हैं। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ जाके डिलीट पे क्लिक करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक किया, डिलीट हो गया, इस पर क्लिक किया, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सारे टास्क, स्पेशली अपने ऑफिस के जो भी टास्क होते हैं, क्योंकि जनरली हमें याद नहीं रहता है कि अगले हफ्ते कौन सी मीटिंग है या कौन से क्लाइंट के साथ मिलना है या फिर क्या टास्क परफॉर्म करना है जो हमें दिया गया है। तो उसे एकदम प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करने के लिए आप ये गूगल कैलेंडर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है और मैं फील करती हूँ कि सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज रहती हैं। आपको पता होता है कि ठीक है, आपको आज ये 3 टास्क परफॉर्म करने थे, आप कर पाए हैं या नहीं, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट डे फिर आप अपनी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, गूगल कैलेंडर का यूज़ ज़रूर करिए।
ओपन सोर्स। ओपन सोर्स एक टर्म है जो ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशंस हैं जो प्रोप्राइटरी ऑफिस सॉफ्टवेयर के जैसे होते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेसेस, ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। लिब्रा एक फुल्ली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है जो मुफ्त में उपलब्ध है। इसकी मुख्य फाइल फॉर्मेट है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो एक ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है और इसका इस्तेमाल फाइल्स को पब्लिश और डॉक्यूमेंट करने के लिए किया जाता है। राइटर एक फीचर रिच टूल है जो इस्तेमाल किया जा सकता है लेटर्स और बुक्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स, ब्राउशर्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। एक यूजर ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स को राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता है। राइटर फाइल्स को HTML, XHTML, XML, Adobe PDF आदि डॉक्यूमेंट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका ईमेल क्लाइंट से भी कनेक्शन होता है। फिर वहीं कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो लिब्रा ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये किसी भी तरह के न्यूमेरिक कैलकुलेशंस, ग्राफ्स और डेटा एनालिसिस के लिए उपयोगी है। ये है कुछ मुख्य फीचर्स जो कैल्क में हैं। सबसे पहला फीचर है सेल्स एंड फॉर्मूलाज। स्प्रेडशीट की हर बॉक्स को सेल कहते हैं। हर सेल में आप न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट या फॉर्मूलाज डाल सकते हैं। फॉर्मूलाज के इस्तेमाल से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। दूसरा फीचर है फंक्शंस। कैल्क में आप कई प्रकार के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप अपने कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शंस स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस और भी कई चीज़ें शामिल करते हैं। तीसरा फीचर है चार्ट्स एंड ग्राफ्स। कैल्क आपको चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने डेटा को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और लाइन चार्ट्स जैसे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। चौथा फीचर है डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। आप अपने डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक डेटा को देख सकें। पांचवा फीचर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कैल्क में फाइल्स को दूसरे फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF, CSV और दूसरे स्प्रेडशीट फॉर्मेट्स। ओवरऑल कैल्क एक पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है जो यूजर्स को डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। इम्प्रेस में सभी बेसिक प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं, जैसे कि स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशन और ड्राइंग टूल्स। ये लिब्रा ऑफिस के ड्रॉ और मैथ कंपोनेंट्स को एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट करता है। ड्रॉ एक वेक्टर ड्राइंग टूल है जो फ्लो चार्ट्स या डायग्राम से 3D आर्टवर्क बना सकता है। ड्रॉ दूसरे सिंपल फॉर्मेट से ग्राफिक्स इंपोर्ट कर सकते हैं और इन्हें PNG, GIF, JPEG, BMP, TIFF एक्सेट्रा जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव भी कर सकते हैं। ये डेटाबेस के लिए टूल्स उपलब्ध कराता है। इसमें फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, टेबल्स, व्यू और रिलेशन को क्रिएट या एडिट करने की सुविधा होती है। इसलिए ये किसी भी प्रसिद्ध डेटाबेस एप्लीकेशन की तरह रिलेशनल डेटाबेस को भी मैनेज कर सकता है। मैथ एक लिब्रा ऑफिस फॉर्मूला या इक्वेशन एडिटर है। इसका इस्तेमाल मुश्किल इक्वेशंस बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें सिंबल्स और कैरेक्टर्स स्टैंडर्ड सेट में नहीं होते हैं, और इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए किया जाता है। WPS ऑफिस एक फाइल शेयरिंग और प्रोडक्टिविटी सूट है जो प्रेजेंटेशन बनाने, डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट को क्रिएट, एडिट और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एक फीचर है PDF एडिटर, जिसका इस्तेमाल स्टेक होल्डर्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए होता है। यहाँ वाटरमार्क हटाने, कमेंट्स ऐड करने और फाइल साइज कंप्रेस करने जैसे कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। WPS ऑफिस में बिल्ट इन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कैपेबिलिटी है जो यूजर्स को प्रिंटेड कैरेक्टर इमेजेस को रियल टाइम में डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अनुमति देता है। WPS ऑफिस के फीचर्स में क्लाउड स्टोरेज, ऑटोमेटेड बैकअप, टेम्पलेट गैलरी स्कैनिंग,
फाइल रिकवरी या रिपेयर, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आदि शामिल हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट को खोला जा सकता है डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके, स्प्रेडशीट को खोला जा सकता है स्प्रेडशीट पर क्लिक करके, और प्रेजेंटेशन को खोला जा सकता है प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके। Zoom एक रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। Zoom आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के समय पे अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए और बहुत सारे जो ऑफिसेज में काम करते हैं अपने ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए यूज कर रहे थे। Zoom एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आइए बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। चलिए अब एक रियल सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम कुछ लोगों को इस मीटिंग में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले तो ये जो पार्टिसिपेंट्स वाला ऑप्शन है इसकी एरो बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जो इनवाइटी लिंक है उसको आप कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिंक कॉपी कर लेते हैं। अब इस लिंक को जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आप उनके साथ शेयर करें। अब जिसके साथ भी आप ये लिंक शेयर करेंगे उन्हें कहें कि अगर उनके फ़ोन में या उनके सिस्टम में Zoom एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो वो इस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्टली मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनके फ़ोन या सिस्टम में Zoom एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले वो इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जब वो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम वेट करते हैं क्योंकि मैंने लिंक शेयर कर दिया है और हम वेट करते हैं कि कब वो ज्वाइन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिनके साथ मैंने ये मीटिंग लिंक शेयर की थी उन्होंने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही होगी, यानी कि मैं होस्ट हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको जो बाकी दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और जिन पर नाम लिखा हुआ है, ये वो बाकी दो मेंबर्स हैं जिनको मैंने मीटिंग में ज्वाइन किया है। तो अभी इनका कैमरा ऑफ है, इस वजह से आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। अगर उनका कैमरा ऑन होता तो आप भी मेरी तरह उन्हें देख पाते। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट करके Zoom पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आए अब कुछ फीचर्स को हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसे आप जब एक रियल मीटिंग सिनेरियो में होते हैं तो इन फीचर्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जब आप मीटिंग के बीच में अगर आप अपने वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए आप इस वीडियो वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से आप बस इस पर क्लिक करके अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने वीडियो को बंद किया तो यहाँ पर आपको मेरी इमेज, मेरी वीडियो नज़र नहीं आ रही है। और वापस इसे ऑन करने के लिए हम बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मुझे वापस देख सकते हैं। तो ऐसे आप मीटिंग के बीच में जब भी अपना कैमरा बंद करना चाहते हैं या उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बगल में आप देखेंगे एक ऑडियो का ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आप अपने ऑडियो को बंद कर सकते हैं, यानी कि खुद को म्यूट कर सकते हैं। और जब आप अनम्यूट करना चाहते हैं तो आप बस जाके इस पे क्लिक करें और क्लिक करने पे आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो और ऑडियो में जो और एडवांस सेटिंग्स और फीचर्स हैं उन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो ऑडियो का ऑप्शन है, तो यहाँ तो हमने देखा कि कैसे आप म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके जो ये एरो बटन है इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इस छोटे से विंडो में आप देखेंगे कि 2-3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले वाले सेक्शन में
ऑप्शन है माइक्रोफोन सिलेक्ट करने का, यानी कि मीटिंग को आप कौन से माइक्रोफोन के साथ अटेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी माइक्रोफोन को यूज़ करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है सिलेक्ट अ स्पीकर का, यानी कि आप कौन सी स्पीकर में मीटिंग को सुनना चाहते हैं, यानी कि आपके टीम मेंबर्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके लिए आपके अगर 2-3 स्पीकर्स हैं जो आपने कनेक्ट कर रखे हैं या इंटरनली आप यूज़ कर रहे हैं, उन स्पीकर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसमें ऑप्शन देखेंगे अपने स्पीकर और माइक्रोफोन को टेस्ट करने का, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका स्पीकर कैसे परफॉर्म कर रहा है या आपका माइक्रोफोन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करने पे अभी आपने जो रिंगटोन सुनी ये आपके स्पीकर का आउटपुट लेवल है। इसी की तरह अगर आप माइक्रोफोन को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपका माइक्रोफोन सही से काम कर रहा है, तो आप वापस इस पे जाएं और वापस क्लिक करें टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन, और यहाँ से आप माइक्रोफोन को टेस्ट कर सकते हैं आपने अभी मेरी आवाज़ सुनी वो माइक्रोफोन की आउटपुट लेवल बता रही थी, और अभी जो आपने देखा यहाँ पर हमने माइक्रोफोन की आउटपुट लेवल को टेस्ट किया, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो आपका माइक्रोफोन कितने अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है वो आप सुन सकते हैं। अब इसी के नीचे वाले ऑप्शन में आप अगर कंप्यूटर ऑडियो को लीव करना चाहते हैं तो आप लीव कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑडियो की सेटिंग्स हैं, आप इस पर क्लिक करें और ऑडियो सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ से ऑडियो से रिलेटेड सारी सेटिंग्स एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्पीकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप स्पीकर की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीकर के नीचे आप यहाँ से माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से माइक्रोफोन से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे तो एक ऑडियो प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ आप बैकग्राउंड नॉइस को कम कर सकते हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड नॉइस रिमूवल यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको ऑटो पे, लो पे, मीडियम पे या हाई पे सेट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड ऑडियो आइसोलेशन चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर और सेटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ से आप रिंगटोन की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं और रिंगटोन में आप कौन सी वॉइस को सुनना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आप ऑडियो के साथ ज्वाइन हो जाएं जब आप आप किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं जूम पर, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोफोन म्यूट रहे जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जैसे थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिंगटोन्स का सेक्शन है। रिंगटोन्स में जब कोई मीटिंग के लिए आपको कॉल करता है तो अगर आप उसके रिंगटोन वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रिंगटोन के साउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में आ जाएं, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सिलेक्ट करें और साउंड्स को सुनें। और इनमें से जो भी साउंड आप प्रेफर करते हैं उसे सिलेक्ट करें। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो और भी कोई सेटिंग्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि अगर आप किसी मीटिंग को ज्वाइन करते समय ऑटोमेटिकली अपने ऑडियो के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और इसी के साथ अगर आप ज्वाइन करते समय अपने माइक्रोफोन को म्यूट पे रखना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और अगर आप स्पेस बटन को यूज़ करते हुए, यानी कि अगर आप स्पेस बटन को टेम्पररी खुद को म्यूट करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपने हेडसेट में जो बटन्स हैं उनको सिंक करना चाहते हैं तो आप इस लास्ट वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ऑडियो सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो सेक्शन को।
तो वीडियो पे आप क्लिक करते ही देखेंगे कि सेम जो हमने माइक्रोफोन में देखा वैसे ही आपको एक कैमरा सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप जिस भी कैमरा से मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कैमरास हैं, एक तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो वेब कैम है वो, और दूसरा है OBS वर्चुअल कैमरा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका कैमरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर अपने कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने वीडियो के बीच में एक वर्चुअल बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बैकग्राउंड के ऑप्शंस हैं। मैं जिस भी बैकग्राउंड पे यहाँ पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरी बैकग्राउंड भी वैसे ही चेंज हो गई है। तो आप इनमें से कोई भी बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैं जिस भी बैकग्राउंड में स्विच कर रही हूँ वैसे वैसे मेरी बैकग्राउंड भी चेंज हो रही है। तो आप जिस भी बैकग्राउंड को पसंद करते हैं उस बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करें और फिर आप अपने बैकग्राउंड में उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक तो है वर्चुअल बैकग्राउंड्स का ऑप्शन, जहाँ पे आपको वर्चुअल बैकग्राउंड्स मिलते हैं। अगर आप बस एक फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। वीडियो फ़िल्टर्स में आकर आप जो भी फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान लें हम इस वाले फ़िल्टर को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़िल्टर लग गई है। वैसे ही आप जिस भी फ़िल्टर को पसंद करते हैं उस फ़िल्टर को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में पीछे की तरफ आपका जो है इमेज ऐड होता है, पर फ़िल्टर में आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई होता है। जैसे माने कि अगर हम इनमें से कोई और फ़िल्टर ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस भी फ़िल्टर को आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उस फ़िल्टर को आप अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जाते हैं एवटार में। एवटार में आप खुद का एक एवटार क्रिएट कर सकते हैं। मान ली अगर हम इसमें से इस फॉक्स वाले एवटार को क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं, और अब आप देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है वो आपका जो फेस है वो अब एक एवटार में चेंज हो गया होगा, और यहाँ से आप जो भी बोलते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो इस एवटार के रूप में नज़र आती है। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक वीडियो मीटिंग में हैं और आप जब अपने मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। अब चलें जो बाकी बचे यहाँ पे वीडियो फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि कैसे आप एक वर्चुअल बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ जैसे हमने ऑडियो सेटिंग्स में देखा वैसे ही आप वीडियो सेटिंग्स में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपनी सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उस कैमरा की क्वालिटी ओरिजिनल रेशियो या फिर HD में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से करें। उसके बाद माय वीडियो सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले है मिरर माय वीडियो। मिरर माय वीडियो का यूज़ आप तब करेंगे, इस चेकबॉक्स को आप तब क्लिक करेंगे जब आप अपने वीडियो को किसी और डिस्प्ले पे मिरर कर रहे हैं, तो तब आप इसको सिलेक्ट करें। और इसके बाद अगर आप अपने अपीयरेंस को एक टचअप देना चाहते हैं तो वो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्लाइडर बटन है। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो वीडियो में जो आपकी फेस है वो थोड़ी सी जो है सॉफ्ट हो जाती है और एक टचअप सा फील आता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप लो लाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें तो आप लो लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप ऑटो या उसको मैनुअल रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पोर्ट्रेट लाइटिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप यहाँ वीडियो सेटिंग्स में स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से आप और एडवांस सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो की सेटिंग्स कर सकते हैं। और जब बारी आएगी आपकी मीटिंग को बंद करने की तब आप क्या कर सकते हैं, आप मीटिंग को बंद कर सकते हैं बस एक बटन को क्लिक करके।
तो आप देखेंगे तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक एंड का बटन है। आप जैसे ही इस एंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग को वहीं पर ख़त्म कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शंस हैं, एंड मीटिंग फॉर ऑल और लीव मीटिंग। अगर सिर्फ आप ही मीटिंग से निकलना चाहते हैं बाहर तो आप लीव मीटिंग पे क्लिक करें, और अगर आप सबके लिए मीटिंग को एंड करना चाहते हैं तो आप एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक करेंगे। तो हम एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप मीटिंग को बंद कर सकते हैं। अब इसमें हम एक ऐसी एप्लीकेशन को यूज करना सीखेंगे जो कोविड के समय में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, जिसका नाम है गूगल मीट। गूगल मीट आपकी ज़ूम मीटिंग की तरह ही है। ये ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि गूगल मीट आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लोगों को अपने साथ वीडियो कॉल के लिए या ये कह लें कि वीडियो मीटिंग के लिए अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलें अब एक रियल सिनेरियो से समझते हैं कि ये गूगल मीट काम कैसे करता है। मैं यहाँ पर अभी एक न्यू मीटिंग स्टार्ट करूँगी और अपनी टीम के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू मीटिंग पर। क्लिक करते ही आप पाएंगे कि 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ से अगर आप मीटिंग कुछ देर बाद के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक इंस्टेंट मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंट मीटिंग शुरू करेंगे, और या फिर आप यहाँ से स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी करके जिन्हें भी आप इस मीटिंग में जोड़ना चाहते हैं उन्हें शेयर करेंगे, और जैसे ही वो इस मीटिंग पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैं मीटिंग शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर पूछा गया है डू यू वांट पीपल टू सी एंड हियर यू इन द मीटिंग, यानी कि आप जिनके साथ मीटिंग में जुड़ रहे हैं क्या आप चाहते हैं कि वो आपको देख सके और आपको सुन सके। तो हाँ, हम ये चाहते हैं, तो हम अलाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे अलाउ माइक्रोफोन एंड कैमरा, और उसके बाद इस छोटी सी विंडो में आप देख सकते हैं कि क्या आप इस परमिशन को अभी के लिए अलाउ करना चाहते हैं, या फिर आप जब भी इस प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे तब के लिए आप हमेशा अलाउ करना चाहते हैं, या फिर आप नेवर अलाउ करना चाहते हैं। तो हम क्लिक करेंगे अलाउ दिस टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मेरे पार्टिसिपेंट्स को मेरी स्क्रीन शो करेगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन शो कर रही है। अगर आप चाहें तो अपने कैमरा को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और अपने माइक को बंद कर सकते हैं, और आप जब चाहें तब इसे वापस टर्न ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक करना है जॉइन नाउ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी मीटिंग शुरू हो गई है। अब बारी आती है हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऐड करने की और मीटिंग को शुरू करने की। तो जैसे ही आपकी टीम मेंबर्स आपके दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं और फिर वो जब गूगल मीट पे आते हैं तो आपको उन्हें परमिशन देना होता है कि वो मीटिंग के अंदर एंटर कर सकें। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे राइट में जो ये पार्टिसिपेंट्स का आइकन है, आप इस पर क्लिक करें और आप यहाँ से देख पाएंगे कि कितने लोगों ने आपके लिंक को क्लिक किया है और वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उन्हें एडमिट करें। तो यहाँ एडमिट करने के लिए आप उनकी प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करने के बाद अगर आप एडमिट ऑल करना चाहते हैं तो आप सबको एक साथ एडमिट कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली एडमिट करना चाहते हैं तो वो आप एडमिट पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप एडमिट ऑल पे क्लिक करें और एक साथ आप सारे पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर पाएंगे। अगर आप डिनाई करना चाहते हैं, अगर आप जो पार्टिसिपेंट्स क्यू में हैं उन्हें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो एक साथ आप डिनाई ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं एडमिट ऑल। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपको नाम दिख रहे हैं ये 2,
ये वो 2 टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ मैंने लिंक शेयर की थी। उन्होंने वो लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर ली है। अब मैं यहाँ से मीटिंग को शुरू कर सकती हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि मुझे मेरी स्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है, यानी कि एक तरफ मैं दिख रही हूँ और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी प्रोफाइल या उनकी जो वीडियो या जो उनकी इमेज है वो मुझे नज़र आएगी। और वही स्क्रीन पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो टीम मेंबर है जिन्होंने मेरी मीटिंग को ज्वाइन किया है उनकी स्क्रीन पर मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप वर्चुअली मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं गूगल मीट पर। अब चलें कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि कैसे ये जो है रियल सिनेरियो में काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक माइक का बटन है। अगर आप इस माइक बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप खुद को म्यूट कर सकते हैं और जिससे आपके टीम मेंबर्स आपके एनवायरनमेंट में जो भी आवाज़ आ रही है या जो भी आप बोल रहे हैं वो सुन नहीं पाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप इस एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा माइक्रोफोन आप यूज़ करना चाहते हैं अपने ऑडियो को कैप्चर करने के लिए। और इसी के साथ स्पीकर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्पीकर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स की आवाज़ सुनने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप देखें कि हमारे पास माइक्रोफोन का एक ही मोड है और स्पीकर भी एक ही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर माइक को मैं वापस टर्न ऑन कर देती हूँ। अब बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ और अगर आप इस कैमरा की आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने कैमरा को बंद कर सकते हैं और जब चाहें तब आप इस पे वापस क्लिक करके अपने कैमरा को टर्न ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस एरो बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कैमरा से आप अपने वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं। अब चलिए देखते हैं तीसरा फीचर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कैप्शंस को टर्न ऑन कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्पीकर बोल रहा है उसे अगर आप शब्दों के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस कैप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आप इसको बंद करना चाहते हैं तो बस इस पे जाके एक बार क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस सेटिंग्स पे आ जाएं और यहाँ से जो भी आपकी मीटिंग की लैंग्वेज है यहाँ से आप सिलेक्ट करें और फिर इसके बाद आप कैप्शंस का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब अगले फीचर में अगर आप देखेंगे तो सेंड अ रिएक्शन का ऑप्शन है। यहाँ से मीटिंग के बीच में अगर आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करना चाहते हैं, कोई इमोजी या फिर कोई रिएक्शन शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप बस इस पे क्लिक करें। यहाँ अगर मैं किसी भी रिएक्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो रिएक्शन मेरे टीम मेंबर्स देख पाएंगे और उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे टीम मेंबर्स यहाँ पे रिएक्शंस शेयर कर रहे हैं, तो वैसे मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस फीचर का इस्तेमाल मीटिंग के बीच में कर सकते हैं। अब आए देखते हैं अगला फीचर जो है प्रेजेंट नाउ का। अगर आप इस प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने टीम मेंबर्स के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। माने कि अगर मुझे अपने टीम मेंबर्स के साथ कुछ स्क्रीन पर दिखाना है, उन्हें कुछ शो करना है, तो यहाँ से मैं इस फीचर का इस्तेमाल करके स्क्रीन सिलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा स्क्रीन में शो करना चाहती हूँ। जैसे अगर मैं क्रोम टैब जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं वो शो करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं क्रोम टैब सिलेक्ट करूँगी। अगर मैं किसी विंडो को शो करना चाहती हूँ तो यहाँ से विंडो सिलेक्ट करके शेयर कर सकती हूँ। और वैसे ही अगर एंटायर स्क्रीन यानी कि स्क्रीन पे जो भी हो रहा है वो पूरी एग्जैक्ट अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो उसे सिलेक्ट करके शेयर पे क्लिक करते ही यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है। अब यहाँ से जो भी मैं अपने टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ
माने अगर मैं यहाँ पर जो भी टाइप करती हूँ, आप दूसरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरे टीम मेंबर्स देख सकते हैं कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाहती हूँ। इसी के तरीके से मैं कोई वीडियो या इमेज अगर उन्हें शोकेस करना चाहती हूँ तो वो आसानी से इस फीचर का इस्तेमाल करके कर सकती हूँ। अब यहाँ मान लें अगर मैं एक वाइट बोर्ड इस्तेमाल करके अपने टीम मेंबर्स को कुछ दिखाना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो करंट स्क्रीन है वो भी शेयरिंग में है, और यहाँ पर हम 3 डॉट्स पे आ जाएंगे और सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखेगा वाइट बोर्ड का। आप वाइट बोर्ड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि हम किसी ड्राइव में से इस वाइट बोर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर एक न्यू वाइट बोर्ड के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक नए के साथ शुरू करेंगे और यहाँ आप अलग टूल्स का इस्तेमाल करके जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब जैसे एक क्लासरूम में एक बोर्ड होता है जहाँ पर टीचर कुछ भी ड्रॉ करके कुछ भी लिख कर एक्सप्लेन करती है, उसी तरीके से आप इस वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अलग अलग टूल्स हैं। जैसे आप एक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, वैसे ही आप इरेजर का इस्तेमाल करके जो भी आपने चीज़ ड्रॉ की है उसे इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा टूल जो है वो है सिलेक्ट का। इसका इस्तेमाल करके आप अपने वाइट बोर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को या जो भी आपने चीज़ यहाँ पर इंसर्ट की है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो एक स्टिकी नोट है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एक स्टिकी नोट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने वाइट बोर्ड पर तो वो आप कर सकते हैं ऐड इमेज पर क्लिक करके। तो मान लीजिए अगर हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। इसकी पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसे आसानी से रीसाइज कर सकते हैं। इसके नीचे वाले टूल में अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल का ऑप्शन है। अगर आप एक सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ जो है एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते ही आप अपने वाइट बोर्ड पे आए और कहीं पे भी जहां भी आप इस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर बस क्लिक करें। ये हमारा बॉक्स इंसर्ट हो गया है। अब जो भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप करें। टाइप करने के बाद आप उस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं और जहाँ भी उसे प्लेस करना चाहते हैं अपने वाइट बोर्ड में वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं लास्ट टूल जो है लेज़र का। आप इस टूल का इस्तेमाल करके अपने वाइट बोर्ड में किसी भी पॉइंट को जो है एम्फसाइज कर सकते हैं और कहीं पे भी आप पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि कैसे आप एक रियल टाइम में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जो मेन फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे मीटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी आपके गूगल मीट की तरह होता है, यानी कि इस पर भी आप मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब चले देखते हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर टीम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अगर उन डिपार्टमेंट्स के साथ आप अलग अलग टीम्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनके बीच में फाइल शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उनके साथ चैट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप एक टीम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक टीम यहाँ पे क्रिएटेड है। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे हम एक टीम डेवलप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है क्रिएट एंड जॉइन टीम्स एंड चैनल्स। आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एक चैनल क्रिएट करने का, टीम क्रिएट करने का या फिर टीम को ज्वाइन करने का ऑप्शन।
तो अगर आप किसी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप ज्वाइन टीम पे क्लिक कर सकते हैं। हम एक टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे। और वैसे ही अगर आप कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप चैनल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें हमारी टीम की जो डिस्क्रिप्शन है, जो नाम है, और अगर आप उसको प्राइवेट या पब्लिक रखना चाहते हैं तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टीम को एक नाम देंगे। आपका जो भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड आप कोई नाम दे सकते हैं, या फिर आप जो भी पर्सनल नाम रखना चाहते हैं या जो भी नाम आपको लगता है कि सबसे बेस्ट सूटेड होगा वो आप नाम इस टीम को दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक डिपार्टमेंट है उनके लिए एक टीम क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया टेक डिपार्टमेंट। अब उसके बाद नीचे आप देखेंगे एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी टीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि वो टीम क्या करेगी, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी और ये टीम किस लिए बनाया गया है। तो आप जो भी चाहें वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के नीचे आप देखेंगे तो दो ऑप्शन है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप एक ऐसा टीम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके परमिशन के बिना एंटर ना हो पाए। और अगर आप उसको पब्लिक सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने सबके लिए ओपन रखा है, जो भी इस टीम को ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो मान लीजिए हम इस टीम को प्राइवेट रख रहे हैं तो हम प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। प्राइवेट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि प्राइवेट यहाँ पे सिलेक्टेड है। आप जब चाहें तब इस पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। अब हमने हमारी टीम का नाम दे दिया है। अब बारी आती है इसे क्रिएट करने की। तो हम बस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हमारी टीम क्रिएट हो रही है और ये हमारी टीम क्रिएट हो गई है। आप लेफ्ट पैनल में देखेंगे तो ये दो टीम्स हैं। ये पहले वाली पुरानी जो टीम थी वो है और ये टेक डिपार्टमेंट जो हमने अभी क्रिएट किया है ये वो टीम है। चलिए अब देखते हैं कि हमने जो अभी एक टीम क्रिएट किया है, अगर हम उनके साथ एक वीडियो मीटिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो बस आपको जाके सबसे पहले तो उस टीम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड जो पैनल है उसके ऊपर आप देखेंगे एक वीडियो कैमरा का आइकन है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पर हमें अपनी मीटिंग की इंफॉर्मेशन जो है चूज करनी है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए तो आपको अपने मीटिंग को एक नाम देना है। तो मान लें हम यहाँ पर नाम देते हैं इंट्रोडक्शन मीटिंग। नाम देने के बाद आप देखेंगे कि नाम सेव हो गया है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप मीटिंग के दरमियान अपने कैमरा को ऑन रखना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग में बात कर रहे होंगे तब क्या आप अपने कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो मान लें अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस कैमरा को यहाँ से बंद ही रहने दें। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बस इस ऑप्शन को, ये जो बटन है इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आपको इस बॉक्स में नजर आएगी, यानी कि जब मीटिंग शुरू होगी तो आप कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब जब चाहे तब इसे बस यहाँ से बंद कर सकते हैं और बंद करते ही आपका कैमरा जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप इसके अंदर अपने माइक और स्पीकर्स के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लें यहाँ पर आप देखें कि ये माइक का जो बटन है वो ऑन है, यानी कि जब मीटिंग शुरू होगी तो हमारे एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो भी आवाज़ आएगी या जो भी हम बात करेंगे वो हमारे टीम मेंबर्स सुन पाएंगे। अगर आप अपने माइक को बंद करना चाहते हैं तो बस आप इस बटन को एक बार क्लिक करें और क्लिक करते ही ऐसे ही माइक बंद हो जाएगा, यानी कि आपकी जो ऑडियो है अब वो रिकॉर्ड नहीं होगी। और इसी के बगल में आप देखेंगे तो एक स्पीकर का आइकन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है स्पीकर इज ऑन,
यानी कि आपका स्पीकर ऑन है और यहाँ से आप बस इस पॉइंट को ड्रैग करते हुए इसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इसे जो है स्टार्टिंग की तरफ ड्रैग करें, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बस इसे एंड की तरफ ले जाएं। तो अब बारी आती है मीटिंग को शुरू करने की। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना कोई एवेटार यूज़ करना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई बैकग्राउंड इफेक्ट देना चाहते हैं आपके वीडियो में, तो वो आप दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो कैमरा का सेक्शन है, अगर हम इसे टर्न ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद आप देखेंगे इफेक्ट्स एंड एवेटार का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप अलग अलग जो वीडियो इफेक्ट्स है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर हम इस वाले पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में ये इफेक्ट ऐड हो गया है। अब आप जो भी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं उस पर बस जाकर क्लिक करें और इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। और इसका आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस है या आप कहीं अपने पर्सनल रूम में हैं और आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इन बैकग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप अपने कैमरा को यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप अपनी जगह पर एक एवेटार को यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरा को बंद करके आप एवेटार के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ से आप अपना खुद का एवेटार क्रिएट करके वो अपने प्रोफाइल में दिखा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे आप सारी ऑडियो सेटिंग्स, वीडियो सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स को जो है चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है मीटिंग को शुरू करने की। तो मीटिंग शुरू करते हैं, उसके लिए हम क्लिक करेंगे जॉइन नाउ। अब आप देखेंगे कि हमने मीटिंग शुरू कर दी है। अब यहाँ पे छोटे से विंडो में हमारे पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप अपने मीटिंग लिंक को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी करके अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि वो लिंक को कॉपी करके मीटिंग को ज्वाइन करें। या फिर अगर आप यहाँ से ऐड पार्टिसिपेंट्स करना चाहते हैं तो आप ऐड पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करके पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप ईमेल के थ्रू इस मीटिंग के बारे में नोटिफाई करना चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखें कि जिसके साथ हमने हमारी मीटिंग लिंक शेयर की थी वो अब यहाँ पर एंटर हो चुके हैं और अब हमें इन्हें एडमिट करना है ताकि वो हमें ज्वाइन कर पाएँ। हम क्लिक करेंगे एडमिट पर। यहाँ अब आप देखें कि ये मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। अब आप देखें कि जो दूसरे मेंबर हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम उन्हें यहाँ से एडमिट करेंगे। एडमिट करते ही आप देखें कि टोटल 3 लोग मीटिंग में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम जो ऑर्गेनाइजर हैं मीटिंग के, और ये 2 मेंबर्स हैं जिन्हें हम मीटिंग के अंदर ज्वाइन करना चाहते थे। अब चलिए सारे टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं और एक एक करके इन टूल्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे एक चैट का फीचर है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ चैट कर सकते हैं। जैसे अगर समझें हम यहाँ पर कुछ टाइप करें, हेलो एवरीवन, और जैसे ही आप एंटर दबाते हैं आप इस मैसेज को अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर पाएंगे। जब भी वो इस मैसेज को पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। अब हम वेट करेंगे कि हमारे टीम मेंबर्स हमें रिप्लाई करें। तो आप देखिएगा कि कैसे वो जो रिप्लाई करते हैं वो मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप उन मैसेजेस पर रिएक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें रिप्लाई बैक कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि हम यहाँ पर बोलकर उनके साथ बात कर सकते हैं, रियल टाइम कन्वर्सेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मीटिंग के बीच में मेंबर्स आपस में बात करना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बस चैट करने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, या अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैट में किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिवाइस में से कोई इमेज को ऐड करना चाहते हैं या फिर अगर आप क्लाउड फाइल्स में से किसी इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कुछ यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं अपने डिवाइस में से या क्लाउड फाइल्स में से, वो आप करें।
और यहाँ पर इमोजी का एक सेक्शन है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, आप व्हाट्सएप या जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उसमें आप इमोजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप इन इमोजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से GIF भेज सकते हैं, आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस डिज़ाइनर ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ से एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं, और आप अगर एक पोल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पोल वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ से अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं, और ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या मल्टीपल ऑप्शंस जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये चैट में आपको काफ़ी सारे ऐसे कूल फीचर्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इंटरनली टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जब मीटिंग चल रही होती है। अब चले अगले फीचर की तरफ, और जो अगला यहाँ पे टूल है वो है पीपल का। पीपल पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे मीटिंग के अंदर जो भी लोग जुड़े हैं उनका नाम और साथ ही साथ वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं तो नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजर, और बाकी सब हमारे गेस्ट हैं तो यहाँ पे मीटिंग गेस्ट की तरह जो उनका प्रोफाइल है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब आप देखें कि जिस भी प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको मिलते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उनको पिन कर सकते हैं, आप उनको स्पॉटलाइट में डाल सकते हैं अगर आप उनको सबके बीच में एक स्पॉटलाइट में डालना चाहते हैं, और आप अगर उनको मीटिंग से निकालना चाहते हैं तो आप रिमूव फ्रॉम मीटिंग पे क्लिक करके उन्हें मीटिंग से निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर शेयर इनवाइटी का ऑप्शन भी मिलता है अगर आप यहाँ पे एडिशनल पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ये था हमारा पीपल वाला सेक्शन जहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तीसरे सेक्शन पे, तीसरे टूल पे आते हैं जो है रेज योर हैंड। ये टूल का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब मीटिंग के बीच में अगर किसी 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है और अगर आप परमिशन चाहते हैं कि क्या आप भी उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब आप इस पर क्लिक करके रेज योर हैंड दिखा सकते हैं, जिससे कि जो मीटिंग होस्ट है या जो ऑर्गेनाइजर है उन्हें पता चलता है कि आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप भी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको फिर परमिशन अलाउ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ जो है रिएक्ट का। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ पर रिएक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है अपलॉज या लाफ या सरप्राइज्ड वाला जो रिएक्शन भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यू सेक्शन में जाकर आप अगर गैलरी में सारे पार्टिसिपेंट्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप स्पीकर पे जाते हैं तो आप स्पीकर मोड में स्विच कर जाते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप एक टुगेदर मोड पे जाना चाहते हैं, टुगेदर मोड पे क्लिक करते ही आप टुगेदर मोड में यहाँ पर स्विच करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मोर ऑप्शंस में आपको जो है शो गैलरी एट टॉप, अगर आप गैलरी को ऊपर दिखाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इनकमिंग वीडियो को टर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर आप एक फुल स्क्रीन पे स्विच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टूल्स की तरफ जो आपको मिलेंगे मोर सेक्शन में। मोर सेक्शन में आप मीटिंग इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम ऑर्गेनाइजर हैं तो हमारा नाम यहाँ शो कर रहा है। आप यहाँ से जो ज्वाइनिंग इन्फो है वो कॉपी कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से जो भी बैकग्राउंड को आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप क्लिक करें, और अगर आप चाहें तो उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और या फिर उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अगला टूल है लैंग्वेज एंड स्पीच का। अगर आप इस लैंग्वेज एंड स्पीच में टर्न ऑन लाइव कैप्शंस करते हैं तो यहाँ से आप कैप्शंस ऑन कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं वो कैप्शंस के रूप में आपके टीम मेंबर्स देख पाएंगे, या आपकी मीटिंग में जो बाकी लोग बात कर रहे हैं उनको आप कैप्शंस के रूप में पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप कोई एडवांस सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करके डिवाइस सेटिंग्स में आकर यहाँ से अपने ऑडियो डिवाइसेस, स्पीकर, माइक्रोफोन और जो कैमरा ऑप्शंस हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। तो जैसे अगर मीटिंग में आप जो है कैमरा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप आसानी से कैमरा बटन को यहाँ से क्लिक करते हुए इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। और जैसे ही आप कैमरा को टर्न ऑफ करते हैं
तो आपकी मीटिंग के अंदर बस आपकी ऑडियो लोगों को सुनाई देगी, पर वो आपको नहीं देख पाएंगे। और ऐसे ही अगर आप माइक को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो आप माइक बटन पे क्लिक करें और इस तरीके से आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। और जब चाहें तब आप इस पर वापस जाकर क्लिक करें और आप कैमरा को वापस एनेबल कर सकते हैं और माइक को भी वापस एनेबल कर सकते हैं। यहाँ अगले टूल में आप देखेंगे जो शेयर का ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप कंटेंट के साथ अगर आप साउंड को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसे टर्न ऑन कर दें, और जब आप इसे बंद करना चाहते हैं आप यहाँ से टॉगल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रेजेंटर मोड में 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला है कंटेंट ओनली, यानी कि आप बस कंटेंट को अपने मेंबर्स के साथ दिखाना चाहते हैं, उनके साथ उनको आप शो करना चाहते हैं तो आप कंटेंट ओनली सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही अगर आप स्टैंड आउट मोड में करना चाहते हैं तो आप स्टैंड आउट सिलेक्ट करें। वैसे ही अगर आप साइड बाय साइड आप खुद को भी दिखाना चाहते हैं और कंटेंट को भी दिखाना चाहते हैं तो आप साइड बाय साइड सिलेक्ट करें। या फिर अगर आप रिपोर्टर मोड चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप देखिए ये स्क्रीन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चाहें तो जो आपकी करंट स्क्रीन है या कोई और विंडो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। मान लें हम इस वाली स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, मेरे साथ जो टीम मेंबर्स जुड़े हैं वो मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। और अब आप जिस भी विंडो को या जहाँ पे भी आप जो भी आप शोकेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो स्क्रीन शेयर हो रही थी वो बंद हो गई है। और स्क्रीन पर आप देखेंगे एक चेंज सीन का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी मीटिंग का सीन चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में सीन है वो चेंज हो गई है। इसी तरीके से आप अपने मीटिंग के बीच में जब भी आपको लगता है कि आप सीन को चेंज करना चाहते हैं, आप बस इसमें से जो है सीन को सिलेक्ट करें और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लोगों को अपने मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो सारे टूल्स हमने जाने थे उन्हें आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए अगर हम मीटिंग को बंद करना चाहते हैं, मीटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम जो लीव बटन है इसमें हम जाएंगे और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर आप क्लिक करें तो देखिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है लीव का, एक है एंड मीटिंग का। अगर आप मीटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एंड मीटिंग पे क्लिक करें, या फिर अगर आप ही सिर्फ मीटिंग को लीव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये मीटिंग चलती रहे तो आप लीव पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंड मीटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यू विल एंड द मीटिंग फॉर एवरीवन हम क्लिक करेंगे एंड, और ऐसे आप अपनी मीटिंग को एंड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाकर प्रैक्टिकली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं और बाकी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है इमेज को ऐसे बनाना जो इंटरनेट पे जल्दी से लोड हो और कम स्पेस यूज करें। सोचिए जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ कुछ पिक्चर्स को लोड होने में देरी लगती है, तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से होता है। जब एक वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा होता है तो यूजर्स को वेट करना पड़ता है और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी वेबसाइट ओनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हो।
अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं। एक सिंपल तरीका है इमेज के साइज को कम करना। जितनी इमेज की साइज छोटी होगी उतनी ही जल्दी वेबसाइट लोड होगी। तो अगर एक इमेज का साइज ज़्यादा है तो हम उसे कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। कंप्रेस करके क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इससे वेबसाइट लोडिंग टाइम इम्प्रूव होती है। दूसरा तरीका है इमेज का फॉर्मेट चूज करना। JPEG और PNG दो कॉमन फॉर्मेट्स हैं। अगर आपकी इमेज में ज़्यादा कलर्स हैं या ग्रेडियंट्स हैं तो PNG फॉर्मेट बेटर होता है क्योंकि वो बेटर क्वालिटी देता है। लेकिन अगर एक सिंपल फोटो है तो JPEG यूज़ करना बेटर होता है। इसमें फाइल साइज कम होती है और लोडिंग स्पीड इम्प्रूव होती है। इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट की इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब इमेजेस जल्दी लोड होते हैं तो वेबसाइट का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और यूजर्स भी खुश रहते हैं। आपको बता दूं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन पहले काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब कुछ प्लगइन्स और टूल्स आने के बाद ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। इन टूल्स की मदद से हम इमेजेस के ओवरऑल साइज को 80 से 85% तक कम कर सकते हैं बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। ये टूल्स ऑटोमेटिक तौर पर इमेजेस को कंप्रेस करते हैं, जिससे उनकी साइज कम होती है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आइए इमेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ फायदे के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फायदा है फास्ट लोडिंग स्पीड। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस की साइज छोटी होती है, इससे वेबसाइट के लोड टाइम कम होता है। जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन होती है, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस जल्दी लोड हो जाती हैं, जिससे यूजर्स को कम वेट करना पड़ता है और वो कंटेंट को जल्दी एक्सेस कर सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है एक अच्छा और बेटर यूजर एक्सपीरियंस। जब इमेजेस जल्दी लोड होती हैं तो यूजर्स का एक्सपीरियंस भी बेटर होता है। वो वेबसाइट पे जल्दी से नेविगेट कर सकते हैं और उन्हें इंफॉर्मेशन ढूंढने में ज़्यादा आसानी होती है। इससे वेबसाइट का बाउंस रेट भी कम होता है। तीसरा फायदा है एक बेहतर SEO। सर्च इंजिन्स ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स को पसंद करते हैं क्योंकि उनकी लोडिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस के इस्तेमाल से वेबसाइट का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, जिससे सर्च इंजन रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। इसके बाद अगला फायदा है ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस कम स्पेस यूज करते हैं। इससे वेबसाइट का बैंडविड्थ भी बचता है। इससे होस्टिंग चार्जेस भी कम हो सकते हैं अगर आप एक वेबसाइट ओनर हैं। उसके बाद अगला फायदा है क्रॉस डिवाइस कंपैटिबिलिटी। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस मल्टीपल डिवाइसेस पर अच्छी तरह से लोड होते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, मोबाइल फोन हो या टैबलेट। इससे यूजर्स को हर डिवाइस पर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिलता है। अगला फायदा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन से साइट बैकअप में काफ़ी मदद मिलती है। साइट बैकअप का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट का एक कॉपी रख सकते हैं, जिससे आप उसे जब चाहें तब रिस्टोर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। बैकअप लेना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो जाती है या कोई डेटा लॉस हो जाता है, और अगर आपका बैकअप है तो आप अपनी वेबसाइट को जल्दी से फिर से चला सकते हैं। पहले बैकअप लेना एक सिंपल प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब कुछ प्लेटफॉर्म्स और होस्टिंग प्रोवाइडर्स ऑटोमेटिक बैकअप प्रोवाइड करते हैं। ये रेगुलर इंटरवल्स पर बैकअप लेते हैं, जिससे आपका डेटा सेफ रहता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है कि इससे सेल्स कन्वर्जन में मदद मिलती है। सेल्स कन्वर्जन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं उनमें से कितने एक्चुअल कस्टमर्स बनते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। पहले सेल्स कन्वर्जन्स को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब एनालिटिक टूल्स जैसे गूगल एनालिटिक्स की मदद से आप आसानी से अपने मैट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके वेबसाइट के विजिटर्स कहाँ से आते हैं, वो किस पेज को ज़्यादा देखते हैं और किस पॉइंट पर वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि सेल्स इम्प्रूव हो सके। ओवरऑल इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वेबसाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में।
ये यूजर्स के लिए बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं और वेबसाइट ओनर्स के लिए बैंडविड्थ और स्टोरेज स्पेस बचाते हैं।